तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। अब पावर को अलग अलग तरीके से कैसे शेयर किया जा सकता है। अगर आपके पास एक पावर है, आपको उस पावर को डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, वही हमें पूछा गया है। कि जो हम लोग का कंट्री है, या फिर बोल सकते हैं जो पूरी अलग अलग कंट्री रहती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री रहती है, तो अपने पावर को कैसे शेयर करती है, कैसे डिवाइड करती है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी आई है उसके चलते वो पावर कैसे शेयर होती है, डिवाइड होती है, इसके बारे में हमें पूछा गया है। अब ये जो है इसका एक एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये हर बार ये लाइन लिखनी रहती है कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर गिवन बिलो। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो देना रहता है आपको। अब स्टार्ट करते हैं अपना पावर। तो देखो 4 टाइप ऑफ पावर शेयरिंग रहती है। कौन सी है वो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहली कौन सी रहती है, पहली रहती है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब पावर को अलग अलग ऑर्गन में शेयर किया जा रहा है। ऑर्गन भी नहीं समझ रहा है तो देखो आपने लेजिस्लेचर का नाम सुना होगा, एग्जीक्यूटिव का सुना होगा और जुडिशरी का। इन तीनों का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी चेक करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं, तो ये चेक करता है जुडिशरी। और जुडिशरी में कौन कौन आते हैं, कोर्ट्स वाले लोग आते हैं, कोर्ट्स के मामले में लोग आते हैं और भी बहुत लोग आते हैं। अब देखो, अब इसका आंसर देखते हैं। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इतना हमने समझ लिया लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, ये सब हमने समझ लिया। क्या किसका काम रहता है वो भी हमने समझ लिया। अब देखो सेकंड क्या दिया है, इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये ओ जरा गलत हो गया है, इधर पी हो गया है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इसको ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब क्या है, पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसमें क्या होता है, इसको हॉरिजॉन्टल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी रहते हैं उनमें से तीनों में से कोई भी एक के ऊपर नहीं रहता। मतलब कि तीनों भी एक ही लेवल पे रहते हैं। जैसे देखो, आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हो और आपका क्लासमेट भी 10th स्टैंडर्ड में, तो आप क्या हो, एक ही लेवल पे हो। लेकिन अगर वही 11th स्टैंडर्ड का कोई लड़का अगर आपके क्लास में आ जाए तो क्या वो एक लेवल पे रहेगा, नहीं रहेगा, वो आपसे बड़ा रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, एक लेवल पे होना चाहिए। तो क्या रहता है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने ये समझा कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक लेवल पे, और इसे ही बोला गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अभी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, तो देखो हॉरिजॉन्टल मतलब आपको भी पता होगा कि एक ऐसे सीधी लाइन बना दिया, वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सीधी नहीं बनाए चलेगा उतना। तो देखो सीधी लाइन बनाए मतलब क्या है, सब लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सीधी लाइन बनाया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आशा करते हो आपको ये समझ गया होगा। अब इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे हम लोग का जो इंडियन पार्लियामेंट का इनैक्ट लॉ था, उसमें क्या बताया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव है, क्या किया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, वो लॉ बनाती है, लॉ इम्प्लीमेंट करती है। लॉ बनाता कौन है, लेजिस्लेचर बनाता है लॉ, और एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। और क्या करता है, जो जुडिशरी रहता है वो फंक्शनिंग चेक करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं अपना काम। ये जुडिशरी का काम होता है। तो देखो पावर शेयरिंग का जो फर्स्ट टाइप था वो हमने सीख लिया। अब बाकी के जो 3 टाइप है वो भी हम एक एक करके सीखेंगे। तो चलो आओ हमारे साथ सीखते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या दिया है। अब सेकंड देखेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब अलग अलग लेवल पे भी पावर शेयर होती है। अब कैसी लेवल, अब देखो हॉरिजॉन्टल में हमने क्या देखा था कि पावर इक्वली डिवाइड होती है। अब वर्टिकल में क्या होगा, इसको वर्टिकल डिवीजन भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो डिफरेंट लेवल भी बोल सकते हो। देखो वर्टिकल मतलब क्या हो गया, ऐसे मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है पावर, मतलब कि अलग अलग लेवल पे पावर रहेगी। और इधर क्या था, इक्वली थी पावर डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या है, पहले हमने देखा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे थी, अब देखेंगे कि वर्टिकली, या फिर इसको भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में कैसी है। तो देखो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल में कैसे पावर डिवाइड होती है। अब देखो इसका भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अब देखो एक जनरल गवर्नमेंट रहती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। जो मेन गवर्नमेंट रहती है कंट्री की उसको बोलते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके नीचे भी एक गवर्नमेंट आती है जिसको प्रोविंशियल लेवल पे रहती है या फिर रीजनल लेवल पे रहती है। और वो कौन सी गवर्नमेंट रहती है, वो गवर्नमेंट रहती है स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला कौन आता है, पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। तो यही पॉइंट में दिया गया है। प्रोविंशियल मतलब क्या होता है, प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट, समझिए आप। प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट भी इसको बोल सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे नाम है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और नाम है यूनियन गवर्नमेंट,
बहुत सारे नाम हैं, जनरल गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमन वाला, तो बहुत सारे नाम है, इसका आपको याद करना पड़ेगा, कोई भी नाम से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हमने क्या समझा कि पावर शेयरिंग अमाउंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है और उसके नीचे पावर किसके पास आती है, उसके बाद आती है स्टेट लेवल के पास। क्या उसके नीचे भी कुछ पावर आती है? हाँ, उसके नीचे भी पावर आती है, वो अभी हम देखेंगे। दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अगर आपने फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पूरे चैप्टर में इसी के बारे में ही पढ़ा होगा कि ये जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, इसको ही बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि पावर को वर्टिकली डिवाइड करना, इसको ही बोलते हैं हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इतना हमने समझ लिया। अंडर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, ये जो पावर शेयरिंग है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, मतलब अलग अलग लेवल्स पे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कुछ पावर है, तो ये सब जो पावर है ये देता कौन है? तो ये जो पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि कौन सी गवर्नमेंट की कितनी पावर है। कोई ज़्यादा पावर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसा भी हो सकता था ना, अगर पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती, आप समझो ज़रा, अगर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती तो क्या करती, अगर उसकी मर्जी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि उसको देना है कि नहीं देना है, तो क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ धोखा भी हो सकता था कभी कभी कि उसने उनको पावर ही नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर ही नहीं दी। तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले से ही मेंशन है कि जो पावर है अलग अलग गवर्नमेंट की वो डिसाइड रहेगी पहले से ही, कोई भी उसका चेंज नहीं कर सकता। तो ये आपने थर्ड पॉइंट क्लियर कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना था, हमको याद आ गया। इन इंडिया पावर इज शेयर अमॉन्ग 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, जो कंट्री रहती है, बहुत सारी कंट्री रहती है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है, तो अलग अलग कंट्री का क्या रहता है, अब जिसने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है उसने पावर शेयरिंग अडॉप्ट की है। तो अब देखो, जो पावर शेयरिंग है वो 2 लेवल्स पे ज़्यादातर होती है, जो है सेंट्रल और स्टेट। लेकिन इंडिया जो है, हमारा इंडिया है, वो 3 लेवल पे करता है। अब वो क्यों करता है? क्योंकि आपको भी पता है जो इंडिया है, इंडिया की एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। एथनिक ग्रुप्स मतलब कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। तो मतलब बहुत सारे लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं इंडिया में। अब अगर आप बताओ कि 2 ही गवर्नमेंट रहेगी तो क्या अच्छे से संभल पाएगा? तो इसलिए तीसरा गवर्नमेंट रखा है जो है लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि हर एक एरिया का एक लोकल गवर्नमेंट होगा। इसलिए क्या क्या इंडिया में 3 गवर्नमेंट रखी गई है। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट रहती है पूरी कंट्री की, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब वो जो एक स्टेट का, जिस स्टेट के आप नागरिक हो, अभी आप देखो इंडिया में रहते हो, कोई ना कोई स्टेट में तो आप रहते होगे, तो वो स्टेट का क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, अब जिस एरिया में रहते हो या फिर बोल सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस तालुका में रहते हो, उस जगह का भी कोई क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा। तो यही बात हो रही है कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल 3 जगह में डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट को। तो आपने इतना समझा। अब देखो तीसरा क्या है, हम लोग को 4 फॉर्म्स पढ़ने थे, 2 फॉर्म्स हमने क्लियर कर लिया। अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो आपको अगर समझना है तो आपको बड़ा वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से समझने के लिए थोड़ा टाइम आपका देना भी पड़ता है। तो देखो अब थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स क्या होता है, देखो सोशल ग्रुप्स क्या हो जाएगा, रिलीजियस ग्रुप हो जाएगा, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं जो भी ग्रुप होते हैं अलग अलग, जैसे हिंदू मुस्लिम ऐसे सब ग्रुप रहते हैं, वैसे ही सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर डिवाइड होती हैं। अब वो कैसे, देखो समटाइम्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स टू शेयर पावर एज इन केस ऑफ बेल्जियम वेयर देयर इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखो क्या हुआ था, हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा था। कब देखा था, जब हम पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। अगर आपने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा है तभी आपको ये समझेगा। वापस बोल रहा हूँ मैं कि पावर शेयरिंग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप थे। कोई फ्लेमिश रीजन में रहता था जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था, कोई वेलोनिया रीजन में रहता था, कोई डच लैंग्वेज बोलता था, और जर्मन लैंग्वेज ही बोलता था। तो ये 3 लैंग्वेज बोली जाती थी मेनली। अब ये जो 3 लैंग्वेज है, इस 3 लैंग्वेज की वजह से बहुत सारा घपला हो सकता था, बहुत सारी लड़ाई हो सकती थी। इसलिए बेल्जियम वालों ने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई और अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई। तो इससे क्या होगा, अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी बेल्जियम में, कम्युनिटी गवर्नमेंट का रोल क्या था बेल्जियम में। तो सिंपल सा रोल था कम्युनिटी गवर्नमेंट का कि समझो, जैसे आप समझो कि आप हिंदू या मुस्लिम कुछ भी हो, आप समझो आप एक रिलीजन के हो, अब वो रिलीजन का ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया जाएगा। वही रिलीजन का एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया जाएगा जो आपकी बातों को सुनेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको एजुकेशन के बेस पे कुछ अगर प्रॉब्लम है, या फिर बोल सकते हैं कुछ इशू है
हेल्थ के रिलेटेड, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है आपकी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है। और अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है अलग अलग रिलीजन की। आपने इतना समझा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी प्रॉब्लम्स को देखती है। जो आपका समझो कोई लड़ाई हो रहा है तो वो सब प्रॉब्लम्स को देखती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। या फिर बोल सकते हैं जो भी आपके साथ अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है तो वही सब चीज़ को कौन देखता है, वो देखता है हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इतना हमने समझ लिया। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल भी है, सच गवर्नमेंट इंजॉय पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब बहुत लोग को तो इसका लाइन का मतलब समझा ही नहीं होगा। देखो ये गवर्नमेंट क्या करती है, देखो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही सेम चीज़ है कि कल्चर के बेसिस पे, जो भी कल्चर के बेसिस पे अगर कोई इश्यू हो जाए, एजुकेशन के बेसिस पे या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इशू, जैसे कि कोई लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज वाले लोग में लड़ाई हो गई, तो ये सब इशू के रिलेटेड ये क्या करती है, चेक करती है सब चीज़ को। तो अभी तक हमने 3 फॉर्म देख लिए हैं। अब एक आखिरी फॉर्म बचा है जो बहुत ईजी है और ये बहुत कम ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मतलब ऐसे तो पूछा जाएगा लेकिन इसका काम बहुत कम होता है। अब देखो पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होती है, आपको पता है, तभी क्या होता है गवर्नमेंट जो है बनती है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसमें पावर शेयर होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है वो हमने समझ लिया, तो ये इस पर टिक लगा दो। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होती है, प्रेशर ग्रुप्स ऐसी ग्रुप होती है जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है। अब ये क्या हो गया, गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी ग्रुप प्रेशर डालती है, क्यों डालेगी प्रेशर। तो देखो अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन लेती है या फिर बोल सकते कोई गलत चीज़ करती है जिससे क्या हो, लोगों को डिसरिस्पेक्ट पहुंचे या फिर बोल सकते लोगों को परेशानी हो। जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ निकाला उसकी वजह से उसको थोड़ी परेशानी हो रही है। एक बिजनेसमैन को ही नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन को हो रही है। तो क्या करेंगे, वो एक पूरे ग्रुप बना के जाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर बोल सकते कुछ भी कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि क्या हो, वो जो लॉ उन्होंने लगाया है या फिर कुछ भी उन्होंने लगाया है उससे क्या मिले, उसको छुटकारा मिले। अगर ऐसे गवर्नमेंट नहीं मानती है तो क्या करते हैं, उन लोग मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो बहुत सारा मूवमेंट निकला था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट निकले थे। तो यही हो जाएगा मूवमेंट की, गवर्नमेंट अगर बात नहीं सुनती है तो मूवमेंट निकाल दो डायरेक्ट। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है, और अगर ये प्रेशर क्या होता है काम नहीं करते तो उन लोग मूवमेंट निकाल देते हैं। तो ये 3 हमने समझ लिया। अब एक और चीज़ आपको बताना है कि जो आपका बुक दिया है, आपका जो बुक है, जो सिविक्स का बुक है, उसमें प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बारे में बहुत कम एक्सप्लेन किया है। मतलब एक मूवमेंट के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, और ये जो प्रेशर ग्रुप्स है उसके बारे में ही एक्सप्लेन किया है एकदम थोड़ा सा, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इन तीनों के बारे में मैं बता तो दे रहा हूँ लेकिन आपको बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो देखो पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अब देखो पावर शेयरिंग अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज में करेंगे तो इससे क्या होगा, अब एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना जो लड़ेगी, सिर्फ हज़ारों पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। पहले के टाइम पे 2-3 पॉलिटिकल पार्टी होती थी, अब 5, 6, 10, 15 पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो अब इनकी वजह से क्या होता है, अब सब लोग कंपटीशन करते हैं। अब जो कंपटीशन में जीत जाता है वही हमारा गवर्नमेंट चलाता है। तो देखो इससे क्या इंश्योर होता है, इससे इंश्योर ये होता है कि जो पावर है वो एक जन के हाथ में नहीं रहेगी। 5 साल रह सकती है, 10 साल रह सकती है, 15 साल रह सकती है, कितने साल तक रह सकती है पावर, क्योंकि इतने सारी गवर्नमेंट है। अब अगर वो गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही होगी जो इलेक्टेड है अभी, तो क्या करेंगे, जो पीपल है वो दूसरे गवर्नमेंट को चुनेंगे। तो क्या होता है, इससे पावर एक जन के हाथ में नहीं रहती। क्या 50 साल तक एक जन के हाथ में ही पावर रह सकती है? हो भी सकते हैं अगर एक गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम ही होता है या फिर होता ही नहीं है। अब देखो ये हमने समझ लिया फर्स्ट पॉइंट। अब ये आखिरी जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट, इसके बाद हम लोग का आंसर जो ये है खत्म हो जाएगा। अभी देखो 15 मिनट की कम से कम वीडियो बन जाएगी शायद अभी भी। इन द लॉन्ग रन, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर हम बहुत दूर का सोचें, अब क्या दूर का सोचें, मतलब हम एक बहुत दूर का ख्यालात लेके चले कि जो गवर्नमेंट अभी चली आ रही है वो क्या करेगी, वो अपना कुछ अलग आइडियोलॉजी लेके आएगी, वो कुछ अलग इम्प्लीमेंट करेगी, वो अलग कुछ विकास करना चाहेगी अपने बोल सकते हैं इंडिया का। या फिर अब देखो आप देखो, समझो आप हो, मैं हूँ, या फिर बहुत सारे लोग हैं। अब आपकी आइडियोलॉजी कुछ अलग रहेगी, आप कुछ अलग काम करना चाहते हो, मैं कुछ अलग काम करना चाहता हूँ, तो सबका काम क्या मैच करेगा? नहीं करेगा। तो उसी तरह जो अलग अलग गवर्नमेंट रहती है उनको भी क्या करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ताकि क्या कर सके हैं, वो पावर में आ सके और दिखा सके कि वो क्या कर सकते हैं देश के लिए। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा ही कुछ बता दिया।
इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। तो मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी को लेके आती है। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अलग अलग आइडियोलॉजी, आपकी कुछ आइडियोलॉजी होगी तो अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म करोगे तो आप कुछ अलग काम करोगे, मैं कुछ अलग काम करूँगा, मतलब दोनों भी देश को करने के लिए काम करेंगे, देश के लिए ही काम करेंगे, लेकिन आपका जो काम करने का तरीका होगा या फिर आप काम अलग ढंग से करोगे, मैं अलग ढंग से करूँगा। तो यही है इस पॉइंट का मतलब। तो देखो हम लोग ने चारों पॉइंट अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको इन केस कुछ भी डाउट हो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा इसको नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स भी मिल जाएगा पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अभी मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक आंसर जो है उसको 15 मिनट एक्सप्लेन किया हूँ मैंने आपको।